हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री में चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो सी टेट, यूपी टेट, इसके अलावा एमपी टेट और केवीएस और एनवीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर 3 है इसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो देखिए इसका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो आरंभिक मानव था वो भोजन का उत्पादन न करके क्या करता था, भोजन का संग्रह करता था, यानी कि अपने भोजन के लिए चीज़ें इकट्ठी करता था, ना कि उनका उत्पादन करता था। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है, देखिए हम अपने भोजन का जो ज़्यादातर या अधिकांश हिस्सा है वो उगाई गई फसलों से, यानी कि खेतों से और पाले गए पशुओं से प्राप्त करते हैं। यानी कि हम या तो अपना भोजन या तो फसल से, यानी कि पेड़ पौधों से, या फिर पशुओं से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा देखिए जो अलग अलग फसल हैं उनको उगाने के लिए अलग अलग जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा हम सभी जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें धान की खेती की, तो देखिए धान की खेती के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है बजाय गेहूं या जौ की खेती की। ठीक है, मतलब गेहूं या जौ की अगर हम खेती करेंगे तो हमें कम पानी की आवश्यकता होगी, और वहीं अगर हम धान की खेती करते हैं तो हमें अधिक पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसलिए हम क्या देखते हैं कि जो किसान होते हैं वो कोई एक विशेष फसल विशेष क्षेत्र में ही उगाते हैं, यानी कि एक जगह की कोई फसल होती है वो उसी क्षेत्र में ज़्यादातर उगाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पशुओं की बात करें, ये तो थी फसलों की बात, अगर हम बात करें पशुओं की, तो पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम सूखी और पहाड़ी जलवायु की बात करें तो वहाँ पर मवेशी नहीं पाए जाएंगे, बल्कि वहाँ पर क्या पाई जाएंगी, भेड़ या बकरी, क्योंकि वो वहाँ अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। और जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर मवेशी अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको अपने भोजन के लिए घास मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हमने देखा भी था कि जो आरंभिक मानव था या आरंभिक समाज के जो स्त्री पुरुष थे, उन्होंने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा से नहीं किया था। वो पहले क्या करते थे, भोजन को इकट्ठा करते थे। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि 12,000 वर्ष पूर्व, जिसे हम मध्य पाषाण युग भी कहते हैं, उस समय दुनिया की जो जलवायु है उसमें परिवर्तन आया। ठीक है, तो जो लोग वनस्पति और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वो भी बदले। जब जलवायु में परिवर्तन आया तो लोगों के खान पान में भी परिवर्तन आया। फिर लोगों का ध्यान क्या हुआ, कुछ चीज़ों की ओर गया, जैसे कि खाने योग्य जो पेड़ पौधे होते हैं वो कहाँ मिल सकते हैं, बीज जो होते हैं कैसे टूट कर गिरते हैं, फिर उनका अंकुरण कैसे होता है, उनसे पौधे कैसे निकलते हैं, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आनी स्टार्ट हो गई। फिर क्या हुआ, देखिए जो मानव था उसने क्या किया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मानव ने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। उनकी चिड़ियाँ, क्योंकि चिड़ियाँ क्या करती हैं, दाने खा जाती हैं, तो जानवरों से उनकी सुरक्षा की होगी पेड़ पौधों की, जिससे क्या होगा, वो ठीक से बढ़ सके और उनके जो बीज हैं वो पक सके और वो अपने भोजन के रूप में उनका इस्तेमाल कर सके। इसी प्रकार धीरे धीरे होते होते वो किसान बन गए होंगे। ठीक है, ये तो थी पेड़ पौधों की बात। अगर हम बात करें जानवरों की, तो इन्होंने क्या किया, जानवरों को इन्होंने, जो पालतू जानवर हैं उनको उन्होंने पालतू अपने लिए बनाया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कौन था, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी कि खेती और पशुपालन की शुरुआत में अगर हम बात करें तो मानव ने जिस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने आसपास लाने के लिए उत्साहित करने लगे, उन्हें आकर्षित करने लगे अपनी तरफ।
ठीक है। तो ये जो जानवर थे ये झुंड में रहते थे और ज़्यादातर क्या खाते थे, घास। तो झुंड में रहने वाले और ज़्यादातर घास खाने वाले जानवरों को भी इन्होंने पालतू बनाया, जैसे भेड़, बकरी, गाय और सूअर। यानी कि इन्होंने एक तो कुत्ते के जंगली पूर्वज को पालतू बनाया, इसके अलावा झुंड में रहने वाले और घास खाने वाले जानवर, जो कि कौन है, भेड़, बकरी, गाय और सूअर, इनको इन्होंने पालतू बनाया। इसलिए मतलब इस तरीके से क्या हुआ, मतलब ये जो इन लोगों को पालतू तो बनाते ही थे, इनके भोजन का प्रबंध करते थे, इसके अलावा ये इनकी अन्य जो जंगली जानवर हैं उनके आक्रमण से इनकी सुरक्षा भी करते थे। और इस तरीके से धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। यानी कि हमने दो चीज़ें देखी कि आरंभ में जो मानव था वो भोजन संग्रह करता था और बाद में धीरे धीरे वो कृषक यानी कि किसान और पशुपालक बन गया। अब आगे बढ़ते हैं और एक जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है बसने की प्रक्रिया, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो देखिए बसने की प्रक्रिया क्या है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने। जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि वो अपने लिए पौधे उगाते थे भोजन के लिए और जानवरों को पालते थे, तो इसी प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया, बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। यानी कि पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कब होती है, ये इसकी हम बात करें तो ये जो प्रक्रिया है करीब 12,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी, जब दुनिया की जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ा कि उन लोगों ने पालतू किसे बनाया था। अगर हम कृषि की बात करें तो सबसे पहले जो प्राचीन फसल है यानी कि जिसे मानव ने अपने लिए अपनाया था वो है गेहूँ और दूसरी है जौ। ठीक है। गेहूं और जौ को कृषि के लिए सबसे पहले मानव ने अपनाया था। अब आगे बात करते हैं विभिन्न पुरास्थलों के बारे में। ठीक है। विभिन्न पुरास्थलों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो पुरास्थल है वो है आपका बुर्ज होम। और ये जो बुर्ज होम है ये कहाँ है, कश्मीर में है। फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि बुर्ज होम कहाँ पड़ता है, तो जो आप बुर्ज होम है वो पड़ता है आपका कश्मीर में। अब देखिए बुर्ज होम की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। तो देखिए बुर्ज होम के जो लोग थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, यानी कि गड्ढा खोद के उसके नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। यानी कि बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है वहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहते थे, गर्तवास। इसके अलावा इनमें उतरने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियाँ होती थी। फिर पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह भी मिली है। इससे क्या साबित होता है कि उस समय मतलब मानव ने आग की खोज कर ली थी। अब ये जो आग जलाने की जो जगह मिली है, इनसे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लोग मौसम के अनुसार अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। जब ज़्यादा ठंड होती होगी, क्योंकि कश्मीर में ठंड पड़ती है, इसलिए जब ज़्यादा ठंड होती होगी तो ये लोग घर के अंदर खाना बनाते होंगे और बाकी के समय में ये लोग बाहर खाना बनाते होंगे। इसके अलावा देखिए बहुत सारी जगह से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कुछ ऐसे औजार हैं जो पुरापाषाण युगीन के जो उपकरण हैं उनसे अलग है, इसलिए इन्हें क्या किस युग का माना गया है, इन्हें नवपाषाण युग के औजार माना गया है। इन औजारों की जो धार थी उसको अधिक पैना करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, जिससे उनकी जो धार है वो और अधिक पैनी हो जाए। इसके अलावा इस युग में ओखली और मूसल का प्रयोग भी देखने को मिला है, क्योंकि ओखली और मूसल से ये लोग अनाज और वनस्पतियों से जो प्राप्त थी उन चीज़ों को पीसने के लिए ये इनका प्रयोग करते थे। लेकिन आज हज़ारों वर्ष बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैप है जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। यहाँ हम मैप में देखिए बुर्ज होम देख लेते हैं। देखिए ये है बुर्ज होम जो कि है कहाँ पर, कश्मीर में। और यहाँ पर क्या मिला है, बुर्ज होम से क्या प्राप्त हुए हैं, गर्तावास। यानी कि गड्ढे के नीचे जो घर होते हैं उन्हें हम कहते हैं गर्तावास। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले स्थल की जो है
मेहरगढ़, और जो मेहरगढ़ है वो है कहाँ, आधुनिक पाकिस्तान में। अब पहले हम एक बार मैप में मेहरगढ़ देख लेते हैं। तो देखिए ये है मेहरगढ़ जो कि पड़ता है आधुनिक पाकिस्तान में। ठीक है, अब हमने मैप में मेहरगढ़ देख लिया, अब हम मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए जो मेहरगढ़ है वो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे, यानी कि बोलन दर्रा जिससे होकर ईरान जाते हैं, ईरान जाने के लिए एक रास्ता है, वहाँ एक हरा भरा समतल स्थान है, क्या, मेहरगढ़, जो कि कहाँ पड़ता है, आधुनिक पाकिस्तान में। इस इलाके में सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने जौ और गेहूँ उगाना सीखा और इसके अलावा भेड़ बकरी पालना सीखा। और मेहरगढ़ की अगर हम बस्ती की बात करें तो मेहरगढ़ में जो बस्ती का आरंभ है वो लगभग 8000 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो मेहरगढ़ है यहाँ पर कुछ जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जिससे जैसे कि हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी उनमें शामिल हैं। और उसके बाद यहाँ पर भेड़ बकरियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। तो इससे क्या अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। ठीक है, अब मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो देखिए मेहरगढ़ के अगर हम घरों की बात करें तो यहाँ पर चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, यानी कि घरों का जो आकार था वो कैसा था, चौकोर था और आयताकार था। और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, यानी कि हर घर में 4 या 4 से ज़्यादा कमरे हैं और कुछ कमरों का उपयोग ये लोग अपना अनाज आदि भंडार करने के लिए काम में लाते होंगे। इसके अलावा मेहरगढ़ में एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, यानी कि यहाँ पर एक कब्र की खुदाई में एक मृतक के साथ एक बकरी का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। शायद ऐसा माना जाता है कि उस समय के लोग परलोक में विश्वास रखते होंगे, तो उन्होंने उस बकरी को मृतक के खाने के लिए रखा होगा। फ्रेंड्स ये कई बार पूछा जाता है कि कहाँ की कब्र में या किस स्थान की खुदाई में मृतक के साथ बकरी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से, और मेहरगढ़ कहाँ है, आधुनिक पाकिस्तान में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो स्थल है वो है दाऊदजली हेडिंग। अब देखिए जो दाऊदजली हेडिंग है ये पुरास्थल कहाँ है, ये पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। ठीक है, कहाँ पड़ेगा, ब्रह्मपुत्र की घाटी में, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में। यहाँ पर खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे क्या पता लगता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बार हम मैप में दाऊदजली हेडिंग भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर हम चलते हैं पूर्वोत्तर की तरफ, तो आप देख सकते हैं ये है दाऊदजली हेडिंग जो कि ब्रह्मपुत्र की घाटी में एक पहाड़ी पर स्थित है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से एक तो खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं, इसके अलावा यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। क्या मिला है यहाँ से, जेडाइट पत्थर, जो कि शायद चीन से यहाँ पर आया होगा। जेडाइट पत्थर कहाँ से आया होगा, चीन से आया होगा। इसके अलावा यहाँ से काष्ठाश्म, काष्ठाश्म क्या है, देखिए काष्ठाश्म एक अति प्राचीन लकड़ी है जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। इसके औजार और बर्तन मिले हैं, यानी कि काष्ठाश्म के औजार और बर्तन मिले हैं कहाँ से, दाऊदजली हेडिंग से। और दाऊदजली हेडिंग कहाँ है, आपके ब्रह्मपुत्र की घाटी में। अब देखिए एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि काष्ठाश्म क्या है। काष्ठाश्म एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी लकड़ी है जो इतनी सख्त हो गई है कि वो पत्थर बन गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चतालह्यूक, जो कि कहाँ है आपका, तुर्की में। देखिए ये तो थी भारत की बात। अब हम थोड़ा विश्व की बात करें तो यहाँ पर एक चतालह्यूक नामक पुरास्थल है जो कि कहाँ है, तुर्की में है। और ये है नवपाषाण युग का एक प्रसिद्ध पुरास्थल है।
कौन से युग का है? नवपाषाण युग का। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पर सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। फ्रेंड्स आपको डिफरेंस याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि जेडाइट पत्थर कहाँ से आया था? चीन से। और कहाँ मिला है? दाओजली हेडिंग में। और चकमक पत्थर मिला है आपका चतालहीउक यानी कि तुर्की में। और ये कहाँ से मंगवाया गया था? सीरिया से। ठीक है, सीरिया से मंगवाया गया था चकमक पत्थर। इसके अलावा यहाँ से लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ भी मिली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी चतालहीउक या तुर्की की बात। फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 3। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।